बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। डियर ऑडियंस, जब मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे अपना टाइम याद आ गया, मेरे स्पेशल एजुकेशन का, जब मैं इस फील्ड की तरफ मुझे अल्लाह ताला लेके आया। तो ये मेरा पहला लेक्चर था जो मुझे सर ने करवाया। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल नहीं पता था डिसेबिलिटी होता क्या है, स्पेशल बच्चे के साथ क्या कैटेगरीज़ हैं। तो जैसे ही मैं जब ये पढ़ रही थी, ये बना रही थी, तो मुझे अपने सर का पहला लेक्चर याद आ गया। डिसेबिलिटी इज़ अ अब मैं आपको बताऊंगी जो मैंने सीखा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इन बच्चों के साथ, कि डिसेबिलिटी क्या है, इसकी कैटेगरीज़ क्या हैं, क्या इन बच्चों को हम जो है वो आप सीखेंगे कि हम इन बच्चों को जब बच्चे असेस होते हैं फिर हम इनके साथ कैसे काम करते हैं। पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि डिसेबिलिटी होता क्या है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1976 में डिसेबिलिटी को डिफ़ाइन किया कि डिसेबिलिटी इज़ एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being. Lack of ability है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन आती है कोई भी काम करने में। लाइक अगर एक बाजू काम नहीं कर रहा है, ठीक है, एक बाजू काम कर रहा है, तो ये क्या आपकी आ गई, लिमिटेशन आ गई, इम्पेयरमेंट आ गई कि आप काम नहीं कर सकते, एक ही बाजू से आप जो है वो काम कर सकते हो। इसी तरह बच्चा अगर सुन नहीं पा रहा, ठीक है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट आ गई है बच्चे में, तो ये क्या हो जाएगी, एक्टिविटी लिमिटेशन हो जाएगी बच्चे की। डिसेबिलिटी क्या है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर आती है जी इम्पेयरमेंट आती है, इसके अंदर एक्टिविटी ऑफ लिमिटेशन आती है, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। एक्टिविटी लिमिटेशन का क्या मतलब है कि अगर बच्चा मूव नहीं कर सकता, वो सेरिब्रल पाल्सी के साथ है या किसी भी, क्या देखते हैं कि बच्चा किसी भी डिसेबिलिटी के साथ है, तो हम क्या करते हैं कि उस बच्चे की जो है वो हमारे पास फिर उस बच्चे की जो है वो हमें पता चल जाता है कि उसकी ये एक्टिविटी लिमिटेशन है। लाइक कि अगर एक बच्चा CP है, सेरिब्रल पाल्सी, जैसे कि मैंने आपको पहले डिफ़ाइन किया कि सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे की क्या होंगे कि वो मूव नहीं कर पाएंगे, या तो हेमीप्लेजिक होंगे या मोनोप्लेजिक होंगे या डाईप्लेजिक होंगे, या एक साइड की बॉडी उनकी इफेक्टिव होगी या दोनों नीचे की टांगें हों, दोनों टांगें होंगी या दोनों बाजू। तो क्या होगा उसकी, उस बच्चे को हम स्पोर्ट्स में नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो एक्टिविटी लिमिटेशन आ जाएगी। या उस बच्चे को हम आउटडोर गेम्स में नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक उसकी एक्टिविटी लिमिटेशन आ गई है। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, लाइक के जैसे मैराथन रेसेस हैं और जंपिंग और स्विमिंग, इस तरह की गेम जो है उसमें भी वो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा क्योंकि जो है उसके अंदर जो है वो एक एबिलिटी नहीं है वो काम करने की, तो हम उसको वो काम करने के लिए नहीं देंगे। तो डिसेबिलिटी के अंदर ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं कि हमने जो है वो कैसे, अगर डिसेबिलिटी जो है वो आ जाएगी तो हमने उसके बाद बच्चे के साथ काम कैसे करना है। क्योंकि हमारे पास जो है वो, जब हम इस फील्ड में नहीं आते तो हमें कोई आइडिया नहीं होता। कितने लोग होंगे उन्होंने स्पेशल बच्चे देखे भी नहीं होंगे, ठीक है, तो उनको आइडिया नहीं है कि स्पेशल बच्चों के साथ काम कैसे। अब पढ़ने में और एक काम करने में, एक फील्ड में काम करने में जो है वो बहुत डिफरेंस। जब हम बुक्स में पढ़ते थे ना चीज़ें, और जब फिर रियल लाइफ में आए तो फिर बहुत डिफरेंस नज़र आया। लाइक बुक में पढ़ने में और जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको जो है वो नज़र आता है। जब आप काम करते हैं ना ग्राउंड लेवल पे, और जब आपके पास जो है उस तरह के रिसोर्सेज भी नहीं होते, तो वहाँ पे जो है ना आपने हमेशा एक चीज़ को याद रखना है। अगर आप एक पेरेंट सुन रहे हैं, अगर एक आप स्पेशल एजुकेटर सुन रहे हैं, या कोई भी इंसान, आपने जब बच्चे के साथ काम करना है तो आपने अपने अंदर पेशेंस लेके आना है, सब्र, बहुत सब्र के साथ काम करना है बच्चे के साथ। तो इंशाअल्लाह जब आप हिम्मत के साथ, सब्र के साथ बच्चे के साथ काम करेंगे तो आपको बच्चे में इम्प्रूवमेंट ज़रूर नज़र आएगी। बच्चा जो है वो अच्छा काम करके आपको जो है वो दिखाएगा। इस तरह जो है वो आपको, आप बस ज़रूरत जो है ना वो लगन की है।
जितने आप लगन के साथ काम करेंगे बच्चे के साथ, अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। चलें अब हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन कैसे है। सम टाइम ये भी होता है कि डुअल अपीयरेंस जो है कैन बी मिसलीडिंग। एक बच्चे को देख के लगता ही नहीं है कि वो आईडीडी के साथ है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ है। डुअल अपीयरेंस जो है वो होती है हाई आर्च्ड पैलेट, द साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये भी एक काज हो सकती है। डेमोग्राफिक्स में ऑफर अनदर diagnostic tool because uncommon ridge patterns and flexation crease on the hand are often found in person who are retarded। और जो है वो डेमोग्राफिक्स जो है वो भी एक टूल है, एक ठीक है, उससे भी हमें पता चल जाता है। असेसमेंट ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, फीलिंग फॉर इन लार्ज लीवर, बच्चे का जैसे जिगर बढ़ा हुआ है और स्प्लीज विच मे सजेस्ट ग्लाइसोसीमिया डिजीज़ और गॉशर डिजीज़। यानी कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन से भी हमेशा नहीं पता चल सकता बच्चे की जो है वो इम्पेयरमेंट के बारे में। फ़िज़िकल अपीयरेंस भी सभी कभी कभार धोखा दे जाती है, पता ही नहीं होता। कभी कभार लगता ही नहीं है कि बच्चा एक हाइपर हो जाएगा। ये कभी कभार बच्चा इतना हाइपर हो जाता है कि आपके लिए कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आप स्पेशल बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, कि बच्चे की बिहेवियर जो है ना वह में नहीं होता, बिहेवियर के पीछे कॉज ज़रूर होती है। कोई भी जो है किसी भी कॉज के बगैर एक बिहेवियर जो है वो अकर नहीं होता। कॉज होगी तो बिहेवियर होगा। बिहेवियर या बिहेवियर की जो है वो रीज़न होती है। जब मैंने ये बच्ची के साथ काम किया, जब मैंने बच्ची के साथ काम करती हूँ, वो फुल अटेंशन दे रही होंगी तो बच्चा अच्छा काम करेगा। लेकिन जैसे ही मेरी अटेंशन डाइवर्ट होती है, मैं किसी और काम बिजी होती हूँ, तो बच्चा जो है वो ज़ीरो पे चला जाता है। एलिमेंट्स ऑफ क्लिनिकल एवेलुएशन ऑफ पेशेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सो यहाँ पे हम बात करेंगे क्लिनिकल हिस्ट्री की, फैमिली पी डिग्री, यानी कि 3 जनरेशन में किसी को डिसेबिलिटी तो नहीं थी। साइकेट्रिक इंटरव्यू भी हम लेंगे कि आया बच्चे को अपनी इंसाइट है या नहीं है। फिज़िकल एग्जामिनेशन, आया उसकी अपीयरेंस से लग रहा है कि वो है कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, उसके न्यूरो के जितने भी टेस्ट वगैरह होंगे वो, ठीक है। न्यूरो एग्जामिनेशन, लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन, इसमें हमारा डिफरेंट टेस्ट हैं लाइक ब्लड सीपी, डिफरेंट टाइप के जो है ना वो टेस्ट वो भी है। फिर हम बात करते हैं न्यूरो इमेजिंग के। न्यूरो इमेजिंग में हमारे पास आता है, हमारी टेस्टिंग जो है वो सीटी स्कैन है, ठीक है, कोमेटोटोमोग्राफी, और हमारे पास है जी एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजरी, क्योंकि ये इनसे जो है ना डिटेल मिलती है। क्योंकि देखिए कि न्यूरो इमेजिंग में से हमें ना डिटेल मिलती है, क्योंकि ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे आपको पता है कि ब्रेन के 4 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि अगर हम सीपी की बात करें, सेरेब्रल पाल्सी की बात करें, तो ब्रेन के किसी भी पार्ट में जो है लीजन है या कोई भी चोट है उसकी वजह से जो है वो आती है। इसी तरह ऑटिज़म के बारे में भी कहा जाता है। तो जो न्यूरो इमेजिंग आती है उसमें फुल डिटेल आती है, उससे पता चल जाता है कि पेशेंट के कौन कौन से एरिया में, ब्रेन के कौन से पार्ट में जो है वो प्रॉब्लम है, या ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है वो मुतासर है। क्यों अभी रिसेंट, और ये बहुत मुश्किल काम है न्यूरो इमेजिंग कराना, वो भी एक स्पेशल बच्चे की असेसमेंट के प्रोसीजर में। मेरी वो क्लास की बच्ची है, उसके फादर ने पिछले दिनों, वो मतलब काफ़ी डेज से नहीं आ रही थी, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उसकी एमआरआई लिख के दी है। तो मैडम एमआरआई करवाना बहुत मुश्किल है, ज़ाहिर है एक पूरा प्रोसीजर है मशीन के अंदर डालना बच्चे को। तो एक नॉर्मल इंसान जो है वो तो चलो चला ही जाएगा, लेकिन हमारा जो स्पेशल बच्चे हैं तो ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट है। जब हम एवेलुएशन कर रहे होते हैं कि न्यूरो इमेजिंग करवाना, सीटी स्कैन करवाना बच्चे का, और सीटी स्कैन कराना, एमआरआई कराना, तो इसमें जो है आप बड़ा मुश्किल होता है स्पेशल बच्चे को कराना। लेकिन यही वो तमाम टेस्ट हैं जिसकी बिना पे जो है हम एवेलुएट कर सकते हैं कि बच्चे की जो है वो डिसेबिलिटी किस लेवल पे है, और ये तमाम चीज़ें। फिर हमारी साइकोलॉजिकल असेसमेंट आती है बच्चे की। अक्सर बच्चों के साथ जो है ना साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है,
ठीक है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशू है जो हमारे बच्चों के साथ होता है। अटेंशन गेन करना, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो बिहेवियर है। तो ये जब हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो डिटेल इंटरव्यूज़ हैं, हमारे पास जो असेसमेंट टूल्स हैं, उनके ज़रिए पता चलता है कि बच्चे का साइकोलॉजिकल जो है वो असेसमेंट कैसी है, किस लेवल पे है। क्योंकि अक्सर बच्चों का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, या उसकी रीज़न भी होती है कि क्यों जो है बच्चे का अटेंशन। फिर हमारे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इश्यूज़ भी आते हैं इन बच्चों के, हमें उनको भी देखना पड़ता है। बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, बीइंग अ पेरेंट, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने बच्चे की असेसमेंट इस तरह करनी है, आपने बच्चे की असेसमेंट करानी है, इन लेवल्स पे करानी है, ये इंटरव्यूज़ हैं। जब आपको ख़ुद अवेयरनेस होगी तो इंशाल्लाह जो है आप अपने बच्चे पे काम करेंगे। अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चे दे। लेकिन अगर आपको बच्चा स्पेशल आ जाता है तो डोंट वरी, अल्लाह की तरफ से है तो वो आपको हौसला भी देगा। लेकिन आपने पहले सर्च आउट करना है, डिटेल पढ़नी है उसकी, आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए ताकि कोई भी आपको जो है वो गुमराह ना कर सके। जब आपको खुद डिटेल पता होगी कि ऑटिज़म होता क्या है तो आप कभी परेशानी नहीं होगी। जब आपको खुद पता होगा सीपी क्या है तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, और आपको उसके बारे में ईच एंड एवरी जो है ना इंफॉर्मेशन जो है वो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्रेडिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कि हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की ग्रेडिंग कैसे की। और हम लोग ये इसलिए जो है वो करते हैं तो हमें फिर अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो है उर्फ़ आम में मैं अक्सर पेरेंट्स को भी यही मिसाल देती हूँ। अगर हम एक जग लेते हैं ना, तो जग में जितना पानी, हम जितनी जगह होती है उतना ही पानी डालते हैं, और पानी डालेंगे तो पानी जग से गिर जाएगा। इसी तरह हम कैटेगराइज़ करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को आईक्यू के लिहाज से। आप देखें कि मुझे अगर पता है बच्चे का आईक्यू 50 टू 55 है तो मैं उससे जो है वो 100 और 120 का काम नहीं लूँगी। इसलिए जो है हम बच्चे की जो है वो असेसमेंट करते हैं और ग्रेडिंग देते हैं। अब सबसे पहले जो है माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें जो है आईक्यू के थ्रू पता चलता है, टेस्टिंग होती है, उसके थ्रू पता चलता है कि वो बच्चे माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में की कैटेगरी में आएंगे जिनका आईक्यू 50 से 55 है और 70 है। फिर हम बात करते हैं मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें हमारे कौन से बच्चे आते हैं जिनका आईक्यू जो है 35 से 40 है और 50 से 55 है। सेकंड कैटेगरी में आता है। माइल्ड जो है वो इतने ज़्यादा जो है वो सिवियरिटी की तरफ नहीं होते, मॉडरेट थोड़ा उससे मुश्किल। देन इज सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इनका आईक्यू जो है 20 से 25 है और 35 से 40 है। तो हमें पता है कि अगर बच्चे का आईक्यू 20 से 25 है तो मैंने उस लेवल पे बच्चे से कौन कौन से काम करवाने हैं। देन बात करते हैं हम प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें कौन से बच्चे आते हैं जिनका आईक्यू बिलो 25 होता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल। अब देखें कि हमें जब आईक्यू पता होगा बच्चे का, हमें पता होगा कि ये बच्चा हमारा माइल्ड में है तो हम या सिवियर में या प्रोफाउंड में। अब हमारा बच्चा फॉर एग्जांपल प्रोफाउंड में है, 20 से 25 आईक्यू, मैं उसको कलर्स नेम याद करने को नहीं दूँगी तो मुझे पता है उस बच्चे का लेवल ही नहीं है। अगर मैं कलर्स का नेम याद करने को दे दूँगी तो फिर ये मेरी जो है वो नालायकी होगी। इसलिए हम जो है वो कैटेगराइज़ करते हैं, या हम अपनी फाइल्स में लिखते हैं, या हमारे पास जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान जो हम बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, और हर बच्चे का डिफरेंट होता है, तो उसमें जो है हमें पता होता है, हम कैटेगरी लिखते हैं, स्ट्रेंथ लिखते हैं, वीकनेस लिखते हैं, तो उससे जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाता है और हम उसके अकॉर्डिंग बच्चे से काम करवाते हैं। अगर हमारे पास मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा है तो हम उससे उस लेवल का काम लेंगे। अगर हमारे पास जो है वो माइल्ड का बच्चा है तो हम उसको कलर्स नेम करवा सकते हैं। अब जो है वो मैं प्रोफाउंड जो या ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है मैं उसको नहीं करवा सकती। ठीक है, अगर हम उसको काम करवा हम फिज़िकल प्रॉम्प्ट के साथ करवा रहे हैं, मतलब विद हेल्प करवाएंगे, तो इंशाल्लाह जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेन चीज़ होती है कि आपने जो है वो प्रॉम्प्ट को फेड करना है, प्रॉम्प्ट को ख़त्म करना है। प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या होता है, साथ साथ बताती चलूँ कि ये एक हमारी टर्म है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फिज़िकल प्रॉम्प्ट, हाथ पकड़ कर लिखवाना। ठीक है, पहले हम फुल फिज़िकल प्रॉम्प्ट पे आते हैं, मतलब हाथ पकड़ के लिखवाते हैं, फिर हम हाथ छोड़ के, फिर लीस्ट पे आता है, फिर हम इंडिपेंडेंट, और फिर प्रॉम्प्ट को जो है हम ख़त्म कर देते हैं कि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करे, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो प्रॉम्प्ट के साथ काम करते हैं। आप प्रॉम्प्ट के साथ करवाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप प्रॉम्प्ट को जो है वो ख़त्म कर दें, तो इस तरह जो है इंशाल्लाह बच्चे में बेहतरी आ जाएगी। और आपको पता होना चाहिए अगर आपका बच्चा स्पेशल है या इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का आईक्यू क्या है, आपके बच्चे की ग्रेडिंग क्या है,
आपका बच्चा माइल्ड में है, मॉडरेट में है, सीवियर में है, प्रोफाउंड में है, फिर आपको जो है उससे जो भी काम करवाएंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हाँ यही तो सबसे बड़ा मसला होता है, मदर्स को पता नहीं होता कि ये बच्चे का लेवल कौन सा है, तो वो उसके लेवल के अकॉर्डिंग हम काम नहीं करवाते। यही रीज़न है कि बच्चा हाइपर होता है, वो चीखता है, चिल्लाता है और कहते हैं क्यों रो रहा है, इसको क्या मसला है, ये कर सकता है, ये देखो ये इतना अच्छा जो है वो गाना गाता है, इसको काम नहीं लिखना आता। ऐसा नहीं होता मोहतरम वालिदैन, मोहतरम उस्ताद कराम, बच्चे का जो लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो ये ग्रेडिंग इसीलिए बनाई गई है कि जो है आपको पता हो कि आपके बच्चे का लेवल कौन सा है, फिर आपने जो है वो उस लेवल से आगे बच्चे के साथ काम करना है। और देखें कि हमारे पास जो है वो टेस्ट हैं डिफरेंट किस्म के, हम टेस्ट पे जो है वो रिलाई करते हैं एट टाइम, क्योंकि ये टेस्ट ही बताते हैं कि बच्चे का जो है वो लेवल क्या है। तो इंशाल्लाह जो है जब आपको बच्चे का ग्रेडिंग पता होगी, बच्चे का लेवल क्या है, फिर आप उसके साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा और आपको भी रिज़ल्ट 100% मिलेगा। और टीचर जो है उसको भी पता होगा तो उसको भी रिज़ल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा, इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है। अब देखिए कि एक बच्चे में दो तरह के डिसऑर्डर भी आ सकते हैं। मैंने एक बच्चा देखा था कि डाउन सिंड्रोम भी था, साथ एडीएचडी भी। ज़रूरी नहीं जो डाउन बच्चा है वो एडीएचडी नहीं हो सकता। एडीएचडी स्टैंड फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरे चैनल में जो है इसकी वीडियो है, आप आराम से जो है वो एडीएचडी की जो है डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये भी हो सकता है। चाइल्ड विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट ये भी है। कल्चरल डेप्रीवेशन एंड लैक ऑफ स्टिमुलेशन, ठीक है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, चाइल्डहुड साइकोसिस, चाइल्ड विद विजुअल हैंडीकैप, ठीक है। अब एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा है तो उसके साथ ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं। ये जो तमाम सिम्टम्स मैंने बताए हैं ये भी उसके साथ क्या है कि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर, जो बच्चा 18 साल का है, व्हेन मीट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डिमेंशिया, जब उसको डिमेंशिया होता है भूलने की बीमारी, एंड हु हैव IQ बिलो 70 आर गिवन द डायग्नोसिस ऑफ डायमेंशिया एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। हम उसको जो है वो डायमेंशिया का लेबल भी देंगे और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहेंगे। ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताने का एक तरीका है, ठीक है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है कि बच्चे को जो है फिर हम दो डिसऑर्डर में कमॉर्बिडिटी में जाता है बच्चा। जैसे अब दोज हु हैव IQ ड्रॉप बिलो 70, जिनका IQ 70 से नीचे है, आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स, एंड हु हैव न्यू ऑनसेट ऑफ कोग्निटिव डिसऑर्डर एंड नॉट गिवन द आर नॉट गिवन द डायग्नोसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बट ओनली द डायग्नोसिस ऑफ डिमेंशिया। फिर हम उनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिमेंशिया कहेंगे। उनको जो है वो हम जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का लेबल नहीं लगाएंगे। और ये लेबलिंग जो है दरअसल इसीलिए बनाई गई है कि फिर आपको उसकी डिटेल मिल जाती है, फिर आप उस बच्चे के साथ काम करते हैं। लेबलिंग इसलिए नहीं बनाई जाती कि हम जो है वो स्टिग्मा कर दें, स्टिग्मेटाइज कर दें कि ये डाउन है तो ये कोई काम कर ही नहीं सकता। ये अगर सेरिब्रल पाल्सी के साथ है, CP के साथ है, तो ये चलने का कोई काम तो कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता, स्ट्रेंथ्स है। जब एक बच्चे की वीकनेस है तो स्ट्रेंथ आपको, अब वीकनेस तो नज़र आ रही है सबको ना, एक आपको सामने है वीकनेस, लेकिन आपका काम है बच्चे की स्ट्रेंथ ढूंढना कि बच्चे की स्ट्रेंथ किधर है। जब आपको स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे तो आप जो है बच्चे के साथ बेहतरीन काम कर सकते हैं। और सबसे एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रीइंफोर्सर। इंशाल्लाह मैं जो है एक नेक्स्ट वीडियो डिटेल बनाऊंगी कि रीइंफोर्सर होता गया है। हमारे यहाँ रीइंफोर्सर की कोई वैल्यू वर्थ नहीं होती। हाँ टॉफ़ी दे दो, चीज़ दे दो, नो नो नेवर, नॉट एट ऑल। इसमें बड़ी रिसर्च है कि हमने रीइंफोर्सर किस टाइम पे देना है, स्केजुअल ऑफ रीइंफोर्सर है। इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीइंफोर्सर की डिटेल बताऊंगी। और रीइंफोर्सर बहुत बड़ी चीज़ है। हम रीइंफोर्सर के थ्रू काम, हमारे पहले बुज़ुर्ग जो थे, बड़े बुज़ुर्ग, वो तमाम ये टर्म्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है। उससे क्या था कि बच्चे के बिहेवियर में वो चेंज लेके आते हैं। हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, जब बच्चे के बिहेवियर की चेंज की बात करते हैं तो हम रीइंफोर्सर की बात करेंगे। लेकिन रीइंफोर्सर ये भी नहीं है कि आप कंटिन्यूस रीइंफोर्सर पे ही रखेंगे। आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम रीइंफोर्सर को ख़त्म करना है। देखते हैं कि पहले क्या उसकी इंटेंसिटी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने लेटर ऑन जो है वो रीइंफोर्सर को ख़त्म करना है। ये तो तमाम डिटेल थी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, उसकी जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, उसकी असेसमेंट की। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जो कि
हमारा पार्ट है स्पेशल एजुकेटर्स का, और हम जो है इसकी डिटेल बात करते हैं कि और बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड डेवलपमेंटल डायमेंशंस शुड बी कंसीडर्ड व्हेन डिज़ाइनिंग आवर ट्रीटमेंट प्लान। जब हम आईपी बनाते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, बच्चे के लिए, तो हम हमारे जहन में ये तमाम जो डायमेंशंस हैं ना वो होती हैं बायोलॉजिकल मसला क्या है बच्चे का। अगर बच्चे मेरे पास एक बच्ची थी, उसकी एग्जांपल इसे बायोलॉजिकल में आता है कि उसका ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, ठीक है, और 2.5 ईयर में उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। जब मैं उसका आईपी बनाऊंगी तो मेरे जहन में ये होना चाहिए कि उसका जो है वो ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। मैंने कोई भी उसका ऐसा गोल नहीं बनाना, रेसिंग का मैंने गोल नहीं बनाना कि बच्चे का हार्ट का इशू है, ठीक है। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को भी देखना पड़ता है हमें कि बच्चा जो है वो किन बातों से जो है वो हर्ट हो रहा है, ठीक है। और हमें साइकोलॉजिकल जो है वो डायमेंशन को भी माइंड में रखना है, सोशल डायमेंशन को भी माइंड में रखना है, और डेवलपमेंटल डायमेंशंस को भी, कि बच्चे का जो है वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन कैसा है, कैसा नहीं है। इन तमाम चीज़ों को याद रखते हुए, जहन में रखते हुए जो है हम बच्चे का आईपी प्लान बनाते हैं। फिर हम जब ट्रीटमेंट प्लान की बात करते हैं तो हम उसमें ट्रीटमेंट प्लान इंक्लूड अटेंशन टू, इसमें हम अटेंशन साइको एजुकेशनल पे, ठीक है, साइकोथेरेप्यूटिक। फिर हम साइको फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात करते हैं, क्योंकि जब बच्चा आता है तो हम उससे रैपो बिल्ड करते हैं, हम उसके बिहेवियर को शेप करते हैं, ठीक है। और साथ साथ जिन बच्चों को मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो हम उनके लिए डॉक्टर पेरेंट्स को कहते हैं कि आप जो है इसकी जो है वो मेडिसिन लेके आएँ। जैसे एडीएचडी के बच्चे को मेडिसिन चाहिए, ऑटिज़म के बच्चे को जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है उसकी हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए, तो मेडिसिन अपने बच्चे के लिए आपको माइंड में होना चाहिए कि आप इस टाइम पे बच्चे को मेडिसिन दी हुई है, तो बच्चे के टेंट्रम्स क्यों हैं या बच्चे का ये बिहेवियर क्यों है। तो ये एक टीचर को, एक पेरेंट को इसकी डिटेल भी पता होनी चाहिए। और इंशाल्लाह बच्चे में जो है वो आपको चेंज नज़र आएगा जब आप ईमानदारी से और सब्र के साथ बच्चे के साथ काम करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको चेंज नज़र आएगा। जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर बात करूँ अपनी क्लास की, तो मुझे बहुत मज़ा आता है इन लोगों के साथ काम करने में, क्योंकि जब एक एक चीज़, एक एक स्टेप पे काम किया जाए बच्चे के बिहेवियर पे, तो आपको इन बच्चों के साथ काम करने में मज़ा आता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करे, अपना फजल करे, और जो इन बच्चों के वालिदैन हैं वो इस बात को जहन में रखें कि अल्लाह पाक इंसान को उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा वज़न नहीं डालता। मैं अगर इस प्रोफेशन में आई हूँ तो ये मैं अल्लाह की मर्ज़ी से आई हूँ। मेरी टोटली फ़ील्ड चेंज थी, मेरी ये फ़ील्ड थी ही नहीं, मैं इस फ़ील्ड के बारे में जानती ही नहीं थी। और जब मैं इंटर हुई हूँ तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं आसमा, कि तुम्हें यहाँ पे जो है वो अल्लाह ताला ने चूज़न वन भेजा है, तुम्हें काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब पे अपना करम और फजल फरमाए, और अल्लाह पाक हम जो है वो हम हमारी वजह से जो है वो इन स्पेशल बच्चे जो हैं वो हर्ट ना हो। दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए भी, और एक सदका जारिया समझ के जो है वो इसे शेयर कीजिएगा। चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड बाय।